किया गया, उसके लिए मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया रहमत कलीम साहब, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी आपने, इसके लिए ख़ास शुक्रिया। डॉक्टर खालिद साहब, हम आपकी बेबाकी के कायल हैं। इसी बेबाकी के साथ जवाब के लिए पहला सवाल ये है कि क्या आज कैंपस के बाहर भी उर्दू बाकी है? बहुत उम्दा सवाल है जनाब। मसला तो कैंपस से बाहर क्या, घर के अंदर का है। अच्छा। और तकलीफ दे सूरत हाल ये है जी कि बहरहाल उर्दू जो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, जी। हमारे बचपन में चारों तरफ उर्दू नजर आती थी। अब वो फजा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कई मौकों पर, हम लोग खत लिखते थे। खत का तो खैर कल्चर ही खत्म हो गया, ये मसला सिर्फ उर्दू का नहीं है। आप जानते हैं ये डिजिटल दौर है, यहाँ खत लिखने का मसला ही खत्म हो रहा है। हम लोग उर्दू में खत लिखते थे और उर्दू की इस्लाह हमारे बुजुर्ग किया करते थे कि तुमने ये लिखा है, इसको यूं लिखना चाहिए। खैर एक लंबी दास्तान है। शादी का कार्ड आता था, घर में रुक्का आता था, वो जाहिर है उर्दू में लिखा होता था, और उसमें भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ करके उसकी जबान, उसके इमला और उसकी मतलब कहना चाहिए कि जबान के एतबार से उसमें क्या मवाद है, क्या गलतियां हैं, वो सब बताया करते। हर तरफ उर्दू थी, एक जुमले में कह लीजिए हर तरफ उर्दू थी। अब वो बहरहाल हमारी आंखें तरस गई हैं उर्दू देखने के लिए। इससे पहले कि मैं आपसे उर्दू की मजमूई सूरत हाल से मुतल्लिक़ सवाल पूछूं, इन दिनों सोशल मीडिया में बिहार के गया और मोतिहारी में वाक़ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में शोबा उर्दू के न होने का मसला काफ़ी सुर्खियों में है। आप इस मसले पर पेश नज़र आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला और इतने दिनों तक उर्दू बिरादरी इस मसले पर खामोश क्यों रही? 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया का क़याम आया, और ये बिहार की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी। उसके बाद 2016 में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी में आए, और जाहिर है कि 2009 से लेके अब तक अगर आप देखें 12 साल का अरसा हो जाता है जी। और उसी यूनिवर्सिटी में 54 कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। लेकिन अच्छा, जाहिर है एक अहम जबान, कौमी जबान हिंदी का शोबा भी माशाल्लाह वहाँ कायम है, और बहुत अच्छी तरह PhD और MA के कोर्सेज चल रहे हैं, MPhil के कोर्सेज चल रहे हैं। उसके अलावा BA B.Ed इंटीग्रल में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन पहले उर्दू पढ़ाई जाती थी, कम से कम BA B.Ed इंटीग्रल में, उसको खत्म कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, और अभी तक सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के वहां पर बाज़ाब्ता हैं, डॉक्टर अहमद कफील साहब। उसके अलावा ना कोई तकर्रुर हुआ, ना BA MA MPhil PhD या BA B.Ed इंटीग्रल या कोई भी कोर्स उर्दू के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है, शोबा भी नहीं है, और ना फैकल्टी है। और आप अफसोसनाक बात यह है कि कैंपस में आपको उर्दू में कोई तख्ती नजर नहीं आएगी, कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा। तो ये बिहार में हो रहा है, और उर्दू के गहवारे गया में हो रहा है जी। गया जो मरकज हमेशा से रहा है उर्दू का, फिक्शन, बड़े बड़े फिक्शन राइटर अभी भी वहां पर हैं, बड़े बड़े शोरा हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी क्या वजह है, हमारी अपनी बेहिसी है बहरहाल। और वही मामला सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का भी है। वहां तो खैर एक उस्ताद का भी तकर्रुर नहीं हुआ, कोर्सेज तो क्या और उर्दू बहसियत सब्जेक्ट तो क्या, कुछ भी नहीं है वहां भी। और ये मोतिहारी भी कोई गैर अहम जगह नहीं है, उसकी तारीखी और अदबी हैसियत बहरहाल मुसल्लम। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। बिहार के अहले उर्दू को बेदार होना होगा। बिहार में बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं उर्दू की, ये कोई नई बात नहीं है। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी साहब और गुलाम सरवर की खिदमत को हम नहीं भुला सकते, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में उर्दू वहाँ दूसरी सरकारी जबान बनी है। लेकिन जाहिर है जो सूरत हाल अभी है, अगर यूनिवर्सिटियों में, और ये सिर्फ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का मामला नहीं है, बल्कि अगर आप देखें बिहार ही क्या पूरे मुल्क में, मैं कहूँगा रहमत कलीम साहब, आप देख लीजिए कितनी यूनिवर्सिटियों में उर्दू का शोबा है, या उर्दू वैसे सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, या उर्दू का कोई कोर्स हो। ये एक लम्हे अलमिया है, इस पर हमारी पूरी उर्दू बिरादरी को गौर करना होगा, सोचना होगा। बिहार में तो एक और बहुत खतरनाक मामला आया है, मैंने ये उठाया भी था पिछले दिनों, कि स्कूलों में अब उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका, उस पर भी हमारी
कोशिश जारी है, तहरीक जारी है, उस पर भी कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। गुज़श्ता दिनों एक खबर ये भी आई थी, बिहार सरकार की तरफ से फैसला हुआ था जो उर्दू सब्जेक्ट की जो लाजमियत थी उसको ख़त्म करने का फैसला लिया गया था, तब भी बिहार के उर्दू बिरादरी को खामोश देखा गया। दिल्ली भी बहुत हद तक खामोश रही, कहीं से ऐसी आवाज़ नहीं उठी जो पटना तक पहुंच सके और सरकार के को कुछ सरकार पर कोई दबाव बना पाए। नतीजे में वो एक जो हिस्सा था, ख़ास हिस्सा, जिसको न चाहते हुए भी स्टूडेंट 10वीं और 12वीं के पढ़ते थे, वो भी हमसे वो भी ख़त्म हो गया। अब एक नई तस्वीर आपने पेश की है बिहार की, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो सूरत हाल है उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से इंतहाई नागुफ्तव्य है। उर्दू बिरादरी को बेदार होने की जाहिर सी बात ज़रूरत है। खैर, मजमूई तौर पर उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाह रहे थे, चूँकि इशारों में आप उस तरफ आ गए थे, तो डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब, मजमूई तौर पर आज उर्दू ज़बान व अदब की जो सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है? मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा खतरा, इससे पहले कई बार कह चुका हूँ ये बात, सबसे बड़ा खतरा जबान का नहीं है, जबान मरने वाली नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मसला एक साजिश का है, मंसूबा बंद साजिश का, उर्दू रस्मुल खत। रस्मुल खत को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है और उसकी वजह कुछ भी हो, बड़ी बड़ी तंजीमें इसमें शामिल हैं जो ये कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, क्या तुक है साहब उर्दू को देवनागरी रस्मुल खत में या रोमन रस्मुल खत में लिखने की वजह क्या है? क्या उर्दू रस्मुल खत में वो कुव्वत, वो खूबसूरती नहीं है कि उसको उसी रस्मुल खत में लिखा जाए? बड़े बड़े उर्दू वाले ये हरकत कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल मुजम्मत है। जब तक उर्दू रस्मुल खत की हिफाजत नहीं होगी, उर्दू बहरहाल रस्मुल खत को खतरा है, मैं जबान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जबान तो जिंदा रहेगी, लेकिन वो जबान पता नहीं किस रस्मुल खत में होगी और बहरहाल उस शक्ल में नहीं होगी, और उसकी जो तहजीबी कुव्वत है और उसकी जो अपनी एक तारीख है, अपनी रिवायत है, अपनी जमालियात है, उससे हम महरूम हो जाएंगे। ये एक बड़ा मसला है। क्या ये जिस साजिश की बात कर रहे थे, जिस मंसूबे की बात कर रहे थे, वो मंसूबा उर्दू बिरादरी को नहीं मालूम है, उनको इसका इल्म नहीं है? बाज लोग ये आवाज उठाते हैं, मुझे खुशी है इसमें। हमारे कुछ बुजुर्ग अलबत्ता दुनिया से चले गए, उनका अफसोस है। शमसुर्रहमान फारूकी बहुत हसास थे इस मामले में, जाहिर है वो जब भी इस तरह की कोई बात आती तो खुल करके वो बयान देते थे अखबारात में, लेकिन अब वो चले गए। और भी इस तरह के और लोग भी अभी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारी उर्दू दुनिया इससे खाली है, ऐसे हसास लोगों से। भाई अभी रहमत कलीम साहब, सूरत हाल ये है कि उर्दू एकेडमियों में, तो छोटी छोटी प्राइवेट तंजीमों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी तंजीमें हैं हमारी, उर्दू की बड़ी तंजीमें, एकेडमियां हैं, इदारे हैं, क्या वजह है कि साहब उसका सेमिनार हो रहा है, उसका मुशायरा हो रहा है, उसका प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें उर्दू रस्मुल खत में कोई चीज नजर नहीं आती सिवाय एक लोगों के, एक नाम के। आपको सब कुछ हिंदी में लिखा रहता है या अंग्रेजी में लिखा रहता है। ये एक अहम मसला है, उर्दू वालों को इसमें हसास होना होगा और अपने रस्मुल खत की हिफाजत के लिए इक़दाम करना होगा। क्या इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये नहीं है कि उसी बैनर के नीचे उर्दू के अदीब व शोरा पहुँचते हैं, वहीं पर उर्दू के हवाले से बात करते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है, आपने बिल्कुल बजा कहा। अगर उर्दू वाले हसास हो जाएं अपनी जबान के सिलसिले में, तो ये रस्मुल खत जाहिर है कि इसमें कोई किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती है कि वो इसको तब्दील कर दे और इसको किसी जो चाहे जिस रस्मुल खत में चाहे लिख दे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम बेहिस हो रहे हैं, हम ढीठ हो रहे हैं, अपने रस्मुल खत के सिलसिले में बेदार नहीं है। खालिद साहब, ये सच है कि नई नस्ल उर्दू से दूर हुई है, वालिदैन भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में फ़ख्र महसूस करने लगे हैं, नतीजे में उर्दू का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नज़र में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा निज़ाम, जिसमें उस निज़ाम का सबसे पहला हिस्सा फर्द होता है। जाहिर है फर्द में मैं और आप सब शामिल हैं, और उस निज़ाम का हिस्सा ये माशरा भी है, उस निज़ाम का हिस्सा ये तालीमी इदारे भी हैं, हुकूमत भी है, और हमारी सहाफ़त भी, हमारा मीडिया। और जाहिर है कि पूरा निज़ाम, जिसको हम जब लफ्ज़ निज़ाम इस्तेमाल करते हैं तो पूरी फ़ज़ा, जाहिर है इसमें किसी एक चीज को आप तारीखी सूरत हाल को भी, उसका सियासी सूरत हाल को भी जिम्मेदार करार देंगे, ऐसा नहीं है। इस जबान के साथ तासुब की जो तारीख रही है, खास तौर से सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ 1947 के बाद, हालांकि ये सिलसिला तो बहुत पहले से है, इसकी बुनियाद तो फोर्ट विलियम कॉलेज में पड़ चुकी थी, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ इस तहरीक में जो सर उठाया है तासुब की तहरीक ने, वो बहरहाल 1947 के बाद ये सूरत हाल ज्यादा सामने आ रही है।
और ये हमारे लिए उर्दू वालों, जो उर्दू से सच्ची मोहब्बत करता है भाई, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा इस जबान को मिटते हुए या मरते हुए। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ रहमत कलीम साहब, अगर इजाजत दें आप। लोग गालियां देते हैं, मजम्मत करते हैं, बुरा भला कहते हैं कि उर्दू के प्रोफेसरान अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते जी। चलिए, इस बात में सदाकत भी है, मैं इसका इनकार नहीं करता कि बाद लोग हैं ऐसे, लेकिन मैं एक बात अहले उर्दू से कहना चाहूंगा। अच्छा, अगर कोई उर्दू का प्रोफेसर अपनी औलाद को उर्दू से महरूम रखता है तो ये उर्दू की महरूमी नहीं है, ये उस शख्स की महरूमी है, उस खानदान की महरूमी है, उसकी औलाद की महरूमी है कि वो इतनी सरवतमंद और इतनी तारीखी और तहजीबी जबान से महरूम हो रहा है वो बच्चा, या उसका खानदान, या उसकी पुश्तें इससे महरूम होंगी। ये उस प्रोफेसर और उस प्रोफेसर के खानदान की महरूमी है, ये उर्दू की महरूमी बहरहाल नहीं है। जो लोग इस तरह पेश करते हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं। क्या किसी प्रोफेसर को, उर्दू के प्रोफेसर को, शायर को आपने ये कहते हुए सुना है कि वो अपने बच्चे को अपने जैसा अदीब बनाना चाहते हैं, शायर बनाना चाहते हैं? देखिए, बनाने का बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बनाता तो कोई नहीं है ना, एक फजा होती है, एक तहजीब होती है, एक रिवायत होती है, उससे कोई अदीब और शायर होता चला था। बनने का अमल तो यह है नहीं, है ना। अच्छा, अब आपने बिल्कुल बराह रास्त किसी प्रोफेसर की बात की है। बिल्कुल मेरी निगाह में ऐसे बहुत अहम असातिज़ा और मुहिब्बान उर्दू हैं, ऐसा भी नहीं है, मैं मायूस नहीं हूँ मुकम्मल तौर पर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी तादाद बेहिस कहना चाहिए असातिज़ा की है। मैं असातिज़ा को खासतौर पर कहना चाहूँ, वो भी जिम्मेदार है इसमें कोई शक नहीं। उर्दू ज़बान से नई नस्ल और आम आवाम की दिलचस्पी में कमी के पीछे बुनियादी सबब आप क्या मानते हैं? देखिए, असल बात जो है, आज तो मैं कहूँगा, मैं असल बात जो कहना चाहता हूँ, आज पहले जो भी सबब रहा हो, सियासी वजह रही हो या तारीखी वजह रही हो या लसानी तासुब का मसला हो या जो भी मसला पहले रहा हो, मैं पहले की बात नहीं करना चाहूंगा, दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस पर बहुत लिखा है, बहुत से सेमिनार हुए हैं, उसको दोहराने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन आज अगर उर्दू आप हर जगह देखना चाहते हैं और उर्दू को मुकम्मल तौर पे आप दोबारा उसकी बाजियाब चाहते हैं तो डिजिटाइज करने की जरूरत है सख्ती से। हम अभी तक यूनिकोड की तरफ उस तेजी से नहीं आ रहे हैं। हम अभी तक इन पेज में हैं और हम अभी तक किताबें पीडीएफ की शक्ल में पढ़ रहे हैं। इससे उर्दू को सबसे बड़ा खतरा, आप जानते हैं, अगला दौर मुकम्मल तौर पर डिजिटाइजेशन का दौर आ चुका है बड़े पैमाने पर। दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता जबानें डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको उर्दू की वाकई उर्दू का बका चाहिए, उसकी बाजियाब चाहिए, तो उसको डिजिटाइज करना होगा। डिजिटाइज करने के लिए यूनिकोड सबसे अहम कहना चाहिए कि जड़ की बात है कि यूनिकोड इख्तियार करने की जरूरत है। मैं वही डिजिटलाइज के हवाले से ही अगला सवाल मेरा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़रूरत के हिसाब से लोग मान रहे हैं, उर्दू वालों के का मानना है कि ज़रूरत के हिसाब से उर्दू डिजिटलाइज हो गई है, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, अभी तो कहाँ, अभी तो भाई आप देखिए कि अभी तक आपका कितना हिस्सा, आप खुद देख लीजिए ना, कितना हिस्सा आपका डिजिटाइज हुआ है। अगर डिजिटाइजेशन आप पीडीएफ किताबों को कहते हैं तो बहरहाल ये डिजिटाइजेशन नहीं है जी। भाई डिजिटाइजेशन का सही मतलब है कि गूगल पे आप सर्च करें, वो चीज मुकम्मल तौर से आपके सामने आ जाए जो दूसरी जबानों के साथ होता है। आपके साथ तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये दावा करना कि हम पूरी तरह डिजिटाइज हो गए हैं दुरुस्त नहीं है। और भी बहुत से तकनीकी मसाइल भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अलबत्ता नई नस्ल से बहुत पुरुम्मीद हूँ, जिसमें रहमत कलीम एक अलामती नाम है। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात सच्ची बात है कि हमारे जो बड़े पैमाने पर यूट्यूब चैनल्स हैं, और आपका चैनल तो खैर यूट्यूब चैनल क्या, बड़े बड़े टीवी चैनलों को उन्होंने मान कर रखा है जी। बहुत से यूट्यूब चैनल, बहुत से न्यूज पोर्टल्स और बहुत सी वेबसाइट्स, ये कहना चाहिए कि इससे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सफीर अदब, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, सफीर सिद्दीकी ने वो चैनल कायम किया है। उसने ये बहुत अजीब सिलसिला शुरू किया, शायद इससे पहले कम ही इस तरफ तवज्जो दी गई होगी, कि पूरा उर्दू का जो नसाब है BA, MA, MPhil, PhD का, जो अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ है, जिस पर लेक्चर्स ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, इनकी कोशिश ये है कि ये मुकम्मल सिलसिला
तमाम यूनिवर्सिटी के नसाबात को इस पे कवर किया जाए, तो ये काबिल तहसीन कदम है। बहुत सी ऐसी कोशिशें, ये तो सिर्फ मिसाल आई है। तो मैं बहरहाल नई नस्ल से बहुत पुरुम्मीद हूँ और मैं समझता हूँ कि ये उर्दू का चिराग उन्हीं से आगे रोशन है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जो सरकारी, नीम सरकारी या गैर सरकारी तंजीमें हैं, उन तंजीमों पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। आपने भी सवाल उठाया ही अभी। कहा जा रहा है कि ये सब तंजीमें बराए नाम रह गई हैं, साल में 1-2 रिवायती सेमिनार कराने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। क्या ऐसा है? तो उनके बहुत से मसाइल हैं। जो सरकारी तंजीमें हैं, पहले तो वो सरकारी हैं, उर्दू की तंजीम बाद में है, बहुत माजरत के साथ। इसमें तमाम तंजीमें शामिल हैं, कोई बचा हुआ नहीं जी। जितनी भी हमारी सरकारी तंजीमें हैं, इदारे हैं, पहले वो सरकारी हैं। सरकारी इदारों और तंजीमों के अपने मसाइल होते हैं, उनको सरकार को नाखुश करके कुछ भी नहीं करना है। चाहे उर्दू का नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपना नुकसान नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा शख्स कम ही नजर आता है आज, ऐसा जरी और मुजाहिदे उर्दू जो उर्दू के लिए मर मिटने को तैयार हो, चाहे उसको किसी से भी लड़ना पड़े। मैं इस सिलसिले में कहूंगा कि सरकारों का मसला ये रहा है अलग अलग दौर में कि फंड के जरिए ही हमारी अकेडमियां चल रही हैं, हमारे इदारे चल रहे हैं। फंड नहीं मिलेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, दिल्ली उर्दू एकेडमी की हालत आपके सामने है। 1.25 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ है, तमाम फंड्स बंद कर दिए गए। अभी जाकर के कुछ थोड़ा बहुत शायद किया होगा, तो थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल साहब इस पर तवज्जो देंगे। दिल्ली और उर्दू लाजिम मलजूम है। उर्दू से दिल्ली है, दिल्ली से उर्दू नहीं है। उर्दू की अपनी एक तारीख और तहजीब, उर्दू का दबिस्तान है दिल्ली। आप यहाँ से गालिबो मीर को कैसे अलग कर सकते हैं? आपकी कोई शनाख्त नहीं है, आप असल में गालिबो मीर की दिल्ली वाले हैं। तो अगर दिल्ली से उर्दू मिट गई, आप देखिए सरकारी स्कूलों में क्या हाल है। बहुत अच्छा, मैं मुबारकबाद देता हूं केजरीवाल साहब को कि उन्होंने हमारे सरकारी स्कूलों को कन्वेंट और पब्लिक स्कूलों के मेयार का कर दिया है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, उसकी तालीम अच्छी हो गई, उसकी हर चीज अच्छी हो गई। लेकिन जनाब, यहीं पर उर्दू का मसला है, उर्दू असातिज़ा के तकर्रुर का मसला है, जो अभी तक नहीं हो पाया। मैं उन्हें मुबारकबाद इसकी भी देना चाहूंगा कि अभी उन्होंने बड़े पैमाने पर खाली असामियों का इश्तहार निकाला है। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो शिकायत भी मेरी दूर होगी। वैसे केजरीवाल सरकार ने जामिया मिल्लिया के सामने ही एक फ्रीडम फाइटर करके ये बनाया है उन्होंने, जिस पर अफसोसनाक, काबिले मुजम्मत, मुजाहिदीन जंगे आज़ादी से बड़ी तस्वीर किसी की हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इससे ज्यादा अफसोसनाक ये नहीं कि जामिया मिल्लिया पूरी तरह से खामोश है। वो तकनीकी और लीगल मसला तो खैर जामिया के जिम्मेदारान बताएंगे। मैं जो बात सामने देख रहा हूँ कि साहब, आपकी तस्वीर किसी मुजाहिदे तहरीके आजादी से बड़ी हो जाए, आपका नाम ज्यादा नुमाया हो जाए, और आप बना रहे फ्रीडम फाइटर्स का गहवारा और उसकी यादगार। तो ये कैसा गहवारा है, ये कैसी यादगार है? बहरहाल ये बेहिसी की अलामत है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। कोई क्या कहता है ये वो जाने। नहीं, आप मजम्मत ज़रूर कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब तक के जामिया मिल्लिया के शोबे उर्दू के एक भी प्रोफेसर को बाज़ाब्ता तौर पर मकामी MLA से मिलकर के शिकायत करने की कोई खबर नहीं आई है। वहाँ से कोई डेलीगेशन वक्त वहाँ नहीं पहुँचा जो शिकायत करे, कम से कम अपना एहतजाज तो दर्ज कराए। ये जिम्मेदारी है यकीनन जो लोग हैं, जामिया के लोग भी और इस इलाके के लोग भी जी, सब ये जिम्मेदारी अदा करें और ये इसकी तस्हीह करवाएं। अभी वक्त गया नहीं। डॉक्टर खालिद साहब, क्या उर्दू को रोज़गार से जोड़ने के आप भी कायल हैं? क्या उर्दू को रोज़गार से जोड़ दिया जाता तो आज हालत कुछ मुख्तलिफ होती? ये रोज़गार वगैरह का मसला जो है जी, ये अक्सर उठाया जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हमें अपना गरिबान भी झांकना चाहिए। भाई, ट्रांसलेटर्स की बहाली के सिलसिले में अक्सर तहरीकें चलती हैं। आप भी जानते हैं, बिहार में तहरीक चलती है, यूपी में तहरीक चलती है। लेकिन दिल पर हाथ रख के बताएं, ट्रांसलेटर्स मक्खी हाँकने के अलावा क्या करते हैं ऑफिस में बैठ के? उनके पास कोई काम आता है उर्दू का? तो भाई, रोजगार कैसे पैदा होगा? एक फजले वारिस साहब है, बुजुर्ग हो गए हैं, गया में उर्दू तहरीक के बड़े मुजाहिदीन में उनका शुमार होता है। मेरी मुलाकात है उनसे, बहुत जज्बा रखते हैं। अभी भी मुलाकात हुई थी, वो उनके साथ उन्होंने काम, गुलाम सरवर और
प्रोफेसर अब्दुल मुगनी के साथ काम किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि जब मैंने तहरीक शुरू की कि बिहार में ट्रांसलेटर्स की बहाली होनी चाहिए, तो सरकार ने कहा कि आप हमें एक डेटा बना के दीजिए, सर्वे करके आप सिर्फ एक जिला का दे दीजिए कि वहाँ कितनी जरूरत है, कितनी खपत है, तो मैं उसी हिसाब से बिहार में वैकेंसी निकाल दूंगा। उनका कहना था कि मुझे बहुत परेशानी और शर्मिंदगी हुई, कहीं पे किसी भी ऑफिस में जहाँ पहले से मौजूद थे ट्रांसलेटर और जहाँ नहीं थे, जब पूछा गया तो एक भी दरखास्त वहाँ आई ही नहीं थी। मैं किस बुनियाद पर हुकूमत के सामने रिपोर्ट पेश करता कि इस बुनियाद पर आपको बहाल करना चाहिए। तो रोजगार की बात एक तरफा करना, और उसी तरह मैं फिर यहाँ अर्ज करना चाहूंगा, जब ये पहलू निकला है जनाबे वाला, हम स्कूलों में असातिज़ा, यकीनन हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उर्दू असातिज़ा की बहाली होनी चाहिए। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, कितने वालिदैन इस सिलसिले में बेदार हैं कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। दूसरा मसला ये भी है, हमारा अपना मसला भी है, हमें दो तरफा तहरीक छेड़नी पड़ेगी। एक तरफा बात करना कि हुकूमतों की तरफ से उर्दू में रोजगार के मौके पैदा नहीं किए जा रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि हम भी इस सिलसिले में बहरहाल उर्दू से वो जज्बाती ताल्लुक नहीं रखते। जी, उर्दू के जो नए रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनकी जो तख्लीकात हैं, उन्हें देखकर ये कहा जा रहा है कि उर्दू के नए चिरागों में रोशनी कम है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरे सामने तो बहुत अच्छी मिसालें मौजूद हैं भाई जी। अच्छा, किसी भी जमाने में, ये आज की बात नहीं, आप मीर का दौर देख लीजिए, 18वीं सदी, क्या तमाम शोरा मीरो सौदा थे? मीर से पूछा आपके दौर में कितने शायर हैं, उन्होंने कहा 2.5। तो अपने दौर की बात कर रहे हैं, मीर, सौदा और आधे दर्द। बाद में जाके किसी ने कहा मीर सोच, तो उन्होंने अच्छा चलो 2.25। हर जमाने में 19वीं सदी में क्या सब गालिब और मोमिन और ज़ौक़ थे? भाई ऐसा नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग हमेशा आला दर्जे के होते हैं, कुछ लोग हमेशा मुतवस्सित दर्जे के होते हैं, कुछ लोग हमेशा अदना दर्जे के होते हैं। सबकी ज़हनी सतह एक सी हो, सबकी इल्मी इस्तेदाद एक सी हो और सलाहियत एक सी हो, ये मुमकिन नहीं है, और आज भी ऐसा है। डॉक्टर खालिद साहब, नई नस्ल उर्दू से दूर, तंजीमें बराए नाम सरगर्म, अवाम में अंग्रेजी का बढ़ता रुझान, खालिद साहब किस बुनियाद पर कहें कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है? रहमत कलीम की बुनियाद पर। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, नहीं, ये नस्ल उर्दू को जिंदा ही नहीं रखेगी, बल्कि फरोग और दवाम बख्शेगी। मैं यकीन के साथ आपसे। डॉक्टर खालिद साहब, वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से अपने दर्द का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। नाजरीन, इसी के साथ इस हफ्ते का ये अदबनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।